आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली जीएस पे आधारित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। और इसके लिए राज्यों का पुनर्गठन आयोग, ध्यान दीजिएगा, आयोग की स्थापना जो होती है वह 1953 में होती है। ठीक है। और यह आयोग 3 मेंबर बॉडी होता है, मतलब कि इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, अध्यक्ष का नाम होता है फजल अली, और उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया जाता है। जो अन्य सदस्य होते हैं उनमें नाम है हृदय नाथ कुंजरू, जिनको शॉर्ट फॉर्म में HN कुंजरू भी बोला जाता है। ठीक है, HN कुंजरू। और दूसरे सदस्य का नाम था KM पनिकर। कौन? KM पनिकर। ये 2 सदस्य और जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली। ठीक है। तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया जाता है। और जो 2 अन्य सदस्य हैं हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर, इस आयोग की अनुशंसा यह थी कि 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया जाए। लेकिन यह 16 राज्य और 3 संघ राज्य न मानकर 1956 जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956, उसके तहत 14 स्टेट, ध्यान दीजिएगा, 14 स्टेट मतलब कि राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश, इनका गठन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों का पुनर्गठन जब 1956 में हुआ तो उसके तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है, तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जापान का होन्शु जो है एक आइलैंड है और यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर विश्व स्तर पर बात करें तो यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। और ध्यान दीजिए, यह जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है तेल। ठीक है, क्रूड ऑयल, तेल के लिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो होन्शु द्वीप है यहाँ पे जस्ता, जस्ता को हम जिंक बोलते हैं जिसका संकेत Zn होता है। तांबा, जिसको हम कॉपर बोलते हैं जिसका संकेत Cu। तो तेल, जिंक और कॉपर के लिए भी यह प्रसिद्ध है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जापान में होन्शु, होन्शु का मतलब होता है मुख्य प्रांत, जो मेन प्रोविंस है, ठीक, उसको होन्शु बोलते हैं। किसमें? जापानीज लैंग्वेज में। अगला प्रश्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका फादर किस गवर्नर जनरल को बोला जाता है, यह प्रश्न है। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन का नाम इसमें आता है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। थोड़ा विस्तृत जानकारी लेते हैं कि लॉर्ड रिपन के टाइम में वह कौन कौन से काम हुए थे जो काफ़ी चर्चा में रहे। तो पहला तो याद रखिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। इसके बाद जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है, ठीक है, जो प्रथम फैक्ट्री एक्ट है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में आता है। ठीक है। तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में इन्हीं के कार्यकाल में आता है। पहली बार जो नियमित जनगणना की शुरुआत होती है 1881 में, वह लॉर्ड रिपन के टाइम में ही शुरुआत होती है। और स्कूली शिक्षा के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति जो कि 1882 में होता है, ठीक, 1882 में
इसकी नियुक्ति की जाती है हंटर कमीशन की, उसकी भी शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में होता है। इल्बर्ट बिल जो विवाद होता है 1882 का, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में। और अकाल संहिता की स्थापना 1883 में होती है। ठीक है, अकाल संहिता की स्थापना 1883 में होती है, इन्हीं के टाइम पीरियड में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एम.एन. रॉय का। ठीक है, तो संविधान सभा का जो आइडिया है वह एम.एन. रॉय के विचार की उत्पत्ति थी। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो कोड प्रयुक्त किया जाता है वह है ASCII। ठीक है, क्या ASCII? ठीक है, इस कोड का प्रयोग किया जाता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह आता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये नाम याद रखिएगा। और ASCII कोड में 7 या 8, ठीक है, 7 और 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कितना? 7 या 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है ASCII कोड में। अगला प्रश्न, When the River Sleeps उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह उपन्यास है स्टेरिन कायर के द्वारा। स्टेरिन कायर ने यह उपन्यास लिखा है और 2015 में इनको हिंदू पुरस्कार दिया गया था। हिंदू पुरस्कार कब दिया गया है इनको? ध्यान दीजिएगा, हिंदू पुरस्कार से इनको 2015 में सम्मानित किया गया। अब इनके द्वारा जो कुछ अन्य पुस्तकें हैं उनमें ए टेरिबल मैट्रियार्ची है, मारी, विंटर वार्मवुड, फॉरेस्ट सॉन्ग, द रेन मेडन एंड द बियर मैन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो हर साल 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में जो है केवल 5 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1969 में, ठीक, 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो 1969 के बाद 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है तो वह 1901 से होती है। अगला प्रश्न यह है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WWW के नाम से जानते हैं। ठीक है, WWW। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो इसके आविष्कार का श्रेय जाता है टिम बर्नर्स ली को। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा, टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू यहाँ पे रिक्त स्थान है के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि किस के साथ जो है जल्लीकट्टू का फेस्टिवल जो है वो जुड़ा हुआ है, ये बताना है। तो यह जुड़ा हुआ है पोंगल के साथ। ठीक, तो आखिर जल्लीकट्टू होता क्या है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। और इस खेल के तहत गांव के ताकत और मजबूत बैलों के संग कि उसके सींग पे जो है सिक्कों से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल को लोगों की भीड़ के बीच में छोड़ दिया जाता है और फिर लोग उस सिक्के से भरी जो थैली होती है उसको लेने के लिए बैल को काबू करने का प्रयास करते हैं। तो यह जो है वो जल्लीकट्टू रोग है, जल्लीकट्टू जो है वो फेस्टिवल है। और ये जो जल्लीकट्टू है वह तमिलनाडु का है जो कि पोंगल फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायती राज निकायों में। ठीक, अभी जो अधिनियम पास हुआ है उसके तहत जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी जो है महिलाओं का आरक्षण मिलेगा, लेकिन हाल फिलहाल में यह लागू नहीं है। ठीक,
तो अभी जो है केवल और केवल पंचायती राज निकायों में ही भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पंचायती राज बॉडी है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात की जाती है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत की जाती है। और इसके तहत जो पंचायती राज बॉडी हैं उनमें महिलाओं का जो आरक्षण है वो 1/3 है। ठीक। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे नियमित जनगणना की बात नहीं की जा रही है। तो जब इस तरीके से प्रश्न आए कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई, तो आप बताइएगा 1872। और उस समय जो वायसराय होता है वो लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मायो होता है। कौन? लॉर्ड मायो। जो नियमित जनगणना प्रारंभ होती है वह 1881 में होती है। ठीक है, 1881 में। अभी हमने देखा था किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में होती? तो 1872 में, और उस समय वायसराय होता है लॉर्ड मायो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? आपको बताना है कि वह कौन सा रोजगार है जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। ठीक है, टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार और पुजारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुजारी है वो प्राइमरी प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पूजा कराना जो है वो पुजारी का काम होता है। तो यह एक सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा, मतलब कि तृतीय क्षेत्र में जो जो व्यवसाय होते हैं उसके 3 क्षेत्र बताए जाते हैं अर्थव्यवस्था में: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जो सेवाएं होती हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में आती हैं। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। तो ये याद रखिएगा, पूजा कराना जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न ये है कि ISDN, ठीक है, एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहाँ पे ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। तो ISDN है क्या? इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं, और यह डिजिटल टेलीफोन सेवा मतलब कि ध्वनि, वीडियो एवं डाटा प्रदान करने का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये क्या है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और ISDN का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। फिर से सुनिए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नई दिल्ली का जो मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर था वो एडविन लुटियंस थे। ठीक, एडविन लुटियंस। एक चीज और ध्यान में रखना है कि पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। और राजधानी के लिए दिल्ली को विकसित करना था, और इसलिए अंग्रेज डिजाइनर सर एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ट बेकर को यह कार्य सौंपा गया था। और इन्होंने बड़े मनोयोग से कार्य किया और दिल्ली बनकर तैयार हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन, तो एडविन लुटियंस। इसी वजह से उसको जो है लुटियंस जोन्स के भी नाम से जाना जाता है। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो यह है 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा? 91वां संविधान संशोधन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह संविधान संशोधन जो है वो 2003 का है। कब का है? 2003 का। इस संविधान संशोधन के में जो बात कही गई थी वह यह कही गई थी कि मंत्रिपरिषद मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी संख्या 15% से, सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें इस 15% में प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 का। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था?
तो ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि हुमायूं की मृत्यु 1556 में होती है, जनवरी 1556 में होती है। और कहाँ पे? दीन पनाह भवन में स्थित एक लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु होती है। बैरम खां बैरम खां ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कलनौर, ठीक, कलनौर, अगर आपसे पूछा जाए कलनौर है कहाँ पे, तो ये है पंजाब, ठीक है। कलनौर पंजाब में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित करता है, ठीक है। और बैरम खां था कौन? यह था अकबर का संरक्षक। तो जब 1556 जनवरी माह में दीन पनाह भवन में स्थित जो लाइब्रेरी है उसके सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षक होता है, वह कलनौर पंजाब में अकबर का राज तिलक करता है और बादशाह घोषित करता है। अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी का नाम याद रखिएगा। ये वह राष्ट्रपति थे, वह बने जिनको निर्विरोध, इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। तो निर्विरोध आज तक कोई राष्ट्रपति अगर चुना गया है तो वो है नीलम संजीवा रेड्डी। 26 मार्च 1977 को, ध्यान दीजिएगा, 26 मार्च 1977 को, तो 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया। लेकिन 13 जुलाई 1977 को इन्होंने पद छोड़ दिया क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया जा रहा था, ठीक है। तो यह वर्ष जो होता है 1977 का ही होता है। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन थे, जो 21 नामांकन थे, लेकिन कुछ उम्मीदवारों का आवश्यक संख्या में विधायक का समर्थन नहीं था या उम्मीदवारों ने 2500 रुपये की जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। तो 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीवा रेड्डी को निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं, ठीक है। तो इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीवा रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। अब भारत के 8वें, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस नंबर के राष्ट्रपति बने, तो भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न है कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न यह है कि नदी के प्रवाह, ठीक है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है क्यूसेक का। तो नदी का प्रवाह मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग करते हैं। और ब्यूफोर्ट स्केल पर समुद्र की हवा की गति, ये जो है ब्यूफोर्ट स्केल, इसमें समुद्र में हवा की गति को मापते हैं। और अगला पैमाना देखते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जैसा कि हम जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। और एनीमोमीटर, एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर हवा की गति मापा जाता है। तो देखिए, अगर अर्थ पे हवा की गति मापी जाए तो उसके लिए एनीमोमीटर हम इस्तेमाल करेंगे। और समुद्र समुद्र मतलब कि अगर समुद्र में अगर हवा की गति नापना है तो उसको ब्यूफोर्ट स्केल के थ्रू मापा जाता है। तो ये याद रखें, ब्यूफोर्ट स्केल और एनीमोमीटर। अगला प्रश्न ये है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुपरसोनिक जो स्पीड होती है वो मैक में मापते हैं। और मैक होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि मैक है क्या, तो एक मैक बराबर होता है वस्तु की गति। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे जो है कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति, ठीक है, माध्यम में ध्वनि की गति, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम बेंजोएट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, वो होता है Na C4H5O2। तो ये है सोडियम बेंजोएट। अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, NaC7H5O2 सोडियम बेंजोएट, जिसका प्रयोग खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किया जाता है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका? हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है? ठीक है, पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन लेयर जो है वह मतलब कि इन्वायरमेंट के किस सतह में पाई जाती है, तो वह पाई जाती है वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1924 में महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, तो यह अधिवेशन जो है वह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन होता है। ठीक, 14th अधिवेशन होता है, और यह अधिवेशन बेलगांव, ठीक है, बेलगांव कर्नाटका में होता है। ठीक है, बेलगांव कर्नाटका में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रीमी लेयर संबंधित है, तो क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन नंबर बी। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है हैदराबाद में। ठीक, कहाँ पे? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो रक्त का लाल दिखाई देने का कारण है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, ध्यान दीजिए, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1961 में की जाती है। ठीक, और यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। यह कुछ इंपॉर्टेंट जीएस से संबंधित प्रश्न थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे इसी क्रम में और इसी विषय से संबंधित वीडियो आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।